हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। परिहार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज यह संविधान का दूसरा लेक्चर है। अगर जो मेंबर पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे उसे देख लेंगे। आज हमने कहा था कि हम बात करेंगे आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब हम कहां से कहां तक की बात करेंगे। 1600 से 1858 तक की पहले, क्योंकि इसे हम दो फेज में बांट रहे हैं। टोटल तो हुआ 1600 से, मतलब जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई वहां से लेकर के कहां तक, 1947, जब तक अपना देश आजाद नहीं हो गया। लेकिन हम इसको दो फेज में बांट रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम 1600 से 1858 तक, मतलब जब तक कि किसका रूल था, पहले भारत में जब तक कि कंपनी का रूल था 1600 से लेकर 1858 तक, पहले उसको देखेंगे। फिर जब क्राउन का रूल हो गया, मतलब ब्रिटिश ताज का रूल हो गया, तब हम इसके बाद सेकंड फेज में देखेंगे। क्योंकि ज़्यादा लेक्चर विस्तारित करना भी सही नहीं होगा, आधे घंटे मिनिमम लगभग रेंज रहेगी लेक्चर की। हाँ, एक बात की जरूर गारंटी है कि आप लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इस चीज को आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक करके चले जाइए और कभी दोबारा चैनल नहीं देखिएगा। लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इसकी मेरी गारंटी है कि आपको पूरा 100 to 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको दो फेज में हम बांट रहे हैं, 1600 से 1858 तक और 1600 से 1947 तक। तो इस फेज में हम आज के लेक्चर में हम जानेंगे, जो सेकंड लेक्चर है, 1600 से लेकर के 1858 तक। देखिए, हम बात करते हैं 1600 की। 1600 की बात करेंगे। सबसे पहले यह जानिए कि 1600 में क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, कहां, भारत पर क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि ब्रिटिश जो था यूरोपियन कंट्री है, यूरोप साइड की है। तो यूरोप से लोग किधर आ रहे हैं, अपना भारत किधर था, भारत अपना इधर था, तो इधर से किधर, किस साइड पड़ता है, ये ईस्टर्न साइड पड़ता है, तो ये लोग ईस्ट साइड आ रहे थे, है ना, ईस्ट साइड आ रहे थे। इस कारण इसे क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर अपना भारत इसकी अपेक्षा इधर होता, मतलब उनके उस प्लाट होता, तो हम क्या वेस्टर्न इंडिया कहते, लेकिन इधर आ रहे हैं तो ईस्ट इंडिया, तो इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। अब ये लोग 1600 में क्या आए, व्यापार करने के लिए आए। अब देखिए, व्यापार करने की अनुमति क्यों दिए, वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या, इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। इस कारण ये लोग व्यापार करने आए। यहां पर उन्होंने आए, कहां, कैसे आए, समुद्र के रास्तों से आया। अब देखा कि यहां के राजे रजवाड़े आपस में, मतलब फ्रेगमेंट के तौर पर रह रहे थे, एक दूसरे को अनदेखे दृष्टि, मतलब नहीं चाहते थे कि ये राजा, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं देखा जाता था उनसे। एक राजा दूसरा राजे से इतना ज्यादा चिढ़ता था, इतना ज्यादा वो होता था कि मतलब उसकी संपत्ति हड़पने में लगा रहता था, उसका अधिकार क्षेत्र छीनने में लगा रहता था। मतलब उन्होंने भारत आकर यह देखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो सही तरीके से नहीं रह रहे हैं, आपस में ही लड़भिड़ मर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि वो दिमागदार तो थे ही, तो वहां उन्होंने चालबाजी करी कि ये राजा लोग तो क्या है, सब डिस्टर्ब हैं, ये मतलब इनको सही ढंग से शासन करना नहीं आता, ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे राजा से चिढ़ता है। तो फिर जो कि समझिए आप ये कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश लोग आए थे व्यापार करने के लिए, वो डरे हुए थे। स्वाभाविक चीज है कि एक देश का आदमी दूसरे देश में मतलब जाएगा, शुरुआत में तो वो डरेगा ही, है ना। लेकिन पहले सोचिए कि पहले वो लोग टैक्स दिया करते थे, क्या, राजाओं को वो लोग व्यापार करने का टैक्स दिया करते थे। फिर उन्होंने ये सब चालबाजी राजाओं की देखी। एक बात आपको बता दूं, सोचिए वो पूरा यूरोप से पूरा वर्ल्ड को घूमने के लिए निकले थे, तब जाकर भारत पहुंचे थे, मतलब पूरे वर्ल्ड का सैर करने के लिए, पूरी दुनिया का सैर करने के लिए, है ना। और उन्होंने भारत पर कदम रखा, और अपने यहां तो
समुद्र से बाहर जाने के लिए मनाही थी। यहाँ के पंडित, जैसे मैं आपको बताया था वैदिक ऋग वैदिक पीरियड में जो आर्य लोग आए थे, पहले से निवास कर रहे थे, है ना, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ही, तो उसे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ के जो पंडित अपने भारत के थे, ये बोले कि यहाँ समुद्र से बाहर मत जाना। क्यों ये कि मतलब इनकी चालबाजी ये थी, पंडितों की चालबाजी ये थी, भारतीय ब्राह्मण मतलब पंडितों की जानकारी यहाँ पे चालबाजी ये थी कि अगर ये लोग, ठीक है ना, ये लोग समुद्र के रास्ते या फिर कहीं और जगह व्यापार करने चले जाएंगे तो मेरी पूजा, मेरा धर्म जो भी है, मतलब मेरी जो दादागिरी है वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वो लोग तो संस्कृत तो बोला करते थे, है ना, और भाषाएं मतलब और संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती थी, और अपना संस्कृत बोल बोल के काम चलाते थे। लोगों को कहते थे कि बाहर मत जाना समुद्र के बाहर, नहीं तो अपना धर्म नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचिए वो लोग समुद्र से आके यहाँ व्यापार करने चले आए और ये लोग समुद्र पार तक भी नहीं कर पाए। तो ये था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बंगाल, बिहार, बंगाल, यहाँ पे बंगाल नीचे पड़ता है, ऊपर बिहार है ना, पहले बिहार में ही ये आपका झारखंड भी लगा हुआ था, और आपका उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उन्हें धीरे धीरे क्या मिल गई, दीवानी मिल गई, दीवानी राइट्स उन्हें मिल गया। फिर वो क्या करने लगे, वहां पे वो मतलब ब्रिटिश जो वो थे, तो क्या यहाँ पे क्या पा गए, दीवानी राइट्स पा गए, मतलब राजस्व का उन्हें अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो गया, जो रिवेन्यू था उसका अधिकार उन्हें मिल गया, और इसके साथ साथ दीवानी न्याय करने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। अब देखिए 1858 में इसके बाद क्या हुआ, 1858 में विद्रोह हुआ। 1858 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्या, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब सिपाही विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसके बाद मतलब क्या हुआ कि ये पूरा शासन जो था किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया, ठीक है ना। इसके बाद का शासन कंपनी के उसमें रूल्ड नहीं रह गया। पहले तो कंपनी का शासन था, यहां पे भारत में किसका शासन था, कंपनी का। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। फिर आपको मैं बता दूं कि 1934 में, है ना, 1934 में एमएन राय, कौन, 1934 में एमएन राय, जो कि आपके साम्यवाद आंदोलन, काहे के, साम्यवाद, कम्युनिस्ट आंदोलन मतलब मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट के प्रणेता माने जाते हैं। कौन, एमएन राय। उनकी मंशा थी 1947 देश आजाद होने के बाद, मतलब ऐसा उनकी मंशा थी, 1934 में उनकी मंशा आई कि अपने देश का भी क्या हो, एक संविधान हो। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी अनुशंसा पर बना है, ये एमएन राय की अनुशंसा पर बना है। तो उनका विचार आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, यही बात नेहरू जी के भी माइंड में आई कि ऐसा होना चाहिए। तब अपने यहां मतलब एक संविधान सभा हो, तब जा करके ये संविधान सभा बनाने की सर्वप्रथम मंशा किसकी थी, एमएन राय की थी। एमएन राय के मन में विचार आया कि संविधान सभा अपने देश में होनी चाहिए। तो संविधान सभा बनाने का जब उनके मन में निर्णय आया, तो जाके 1946 में, कब, 1946 में क्या बनी, अपने यहां संविधान सभा का गठन हुआ। कब, 1946 में। 1946 में क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा गठित की गई। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हुए, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट जो पूरा मसौदा तैयार किया गया, कैसे किस प्रकार कहाँ क्या उल्लेखित किया जाए, कहाँ पे क्या रखा जाए, संविधान का में कौन सा भाग कहाँ रखा जाए, ये सब मसौदा जो ड्राफ्ट तैयार किया, इसके अध्यक्ष, जिसे मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। इसके अलावा संविधान को लिखने के लिए अलग लोग बनाए गए, ये सब चीजें मतलब बनाई गई। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, तो संविधान सभा का जो गठित हुई, इसके बाद 26 नवंबर 1949, दो डेट ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 और एक आपकी डेट है 26 जनवरी 1950। बहुत डाउट होता है लोगों को, इस पे ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अपना बन गया था, इंप्लीमेंट हो गया था।
लेकिन कुछ भाग रह गए थे, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 का दिन ऐसा था जिस दिन पूरा संविधान पूरी तरीके से अपने देश में लागू हो चुका था। इसी कारण 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, क्या गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की हम बात करें तो आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग लेक्चर को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा फिर से, लेकिन समझते हुए चलना है। अब देखिए 1773 का फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना। रेगुलेटिंग एक्ट की क्या बात हुई, जो 1773 में क्यों रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रण करना। जैसे सिलेंडर में रेगुलेटर होता है, उसको क्या होता है, उसका काम होता है गैस को बंद करना, चालू करना सिलेंडर को। तो उसी प्रकार रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसका जो कि कंपनी ही शासन कर रही थी, फिर भी क्यों रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी, क्यों नियंत्रण करने की जरूरत पड़ी? इसका प्रमुख कारण यह था कि जो ब्रिटिश कंपनी में लोग रहते थे, जो ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग भारत पर क्या व्यापार करने आए थे, तो ये लोग क्या किया करते थे कि यहां आकर प्राइवेट नौकरी भी कर लेते थे और रिश्वत भी खोरी कर लेते थे। यहां लोगों से घूस लिया करते थे, ब्राइब लिया करते थे, भारतीयों से क्या लिया करते थे, भारतीयों से उपहार लिया करते थे और फिर जाते थे कहां, अपने स्वदेश ब्रिटेन जाते थे और वहां राजाओं जैसे रहा करते थे। यहां से सब लूट कमा के और वहां राजा बनकर रहा करते थे। तो जब वहां जाते थे तो वहां के जो पार्लियामेंट, जो संसद के लोग होते थे, इन्हें देखकर मतलब क्या होते थे, बहुत ज्यादा चिड़न होती थी, उनको गुस्सा लगती थी कि बताओ ये भारत जाते हैं और वहां सब लूट खसोट करके यहां ले आते हैं। तो उनमें क्या हुआ, काफी गुस्सा हुई। इसीलिए आप लोग सुने हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहां इतना ज्यादा सब धन सोना संपत्ति ले जाते थे लूट फरूट करके और वहां राजाओं जैसे निवास करते थे। इसीलिए सब ब्रिटेन के लोग क्या भारत आने की कोशिश करते थे। तो इन सब लूट फसोट को रोकने के लिए क्या 1773 में एक एक्ट लाया गया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थी। मुख्य रूप से इसका मतलब ये था, ये नियंत्रण का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी में नियंत्रण का यह पहला कदम था, है ना। उसका पहला ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण का ये पहला एक्ट था, पहला कदम था जो कि ब्रिटिश शासन ने उठाया था। इसमें प्रशासन व राजनैतिक कार्यों को, प्रशासनिक व राजनैतिक कार्यों को क्या हुई, मान्यता मिली। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको क्या मिली, इसमें मान्यताएं मिली, जगह मिली। और भारत में केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी, है ना। मतलब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहां पड़ी। मतलब केंद्रीय प्रशासन मतलब क्या, रेगुलेट करना। अब किसके द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। अभी तक कहा, मतलब इसमें क्या, कंपनी का पूरा वो था, मनमानी ढंग से काम करते थे लोग बाग, लेकिन उसने अब कंपनी, वहां की जो मेन गवर्नमेंट थी, यहां पर नियंत्रण करना चालू कर दी। अब इसके कुछ विशेषताएं हैं कंपनी पर, जो मतलब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। पहली विशेषता जो है ये है कि बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि बंगाल, बंबई, मद्रास 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी यहां पर। यहां के सब मतलब अलग अलग लोग हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, यहाँ के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग हुआ करता था। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन कौन था, हेस्टिंग था, ठीक है ना। तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन
हेस्टिंग था, यह ध्यान आपको रखना है। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इसकी रक्षा के लिए 4 अन्य मेंबरों की समिति गठित की गई, ठीक है ना। 4 अन्य मेंबर क्या किए गए, समिति गठित की गई, ठीक है ना, इसके नियंत्रण के लिए, किसके, गवर्नर जनरल के नियंत्रण के लिए। और आपको यह देखना है कि जो बंबई, मद्रास जो आपकी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया, किसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब देखिए, पहले बंगाल, मद्रास, मुंबई, बंबई, तीनों के क्या थे, अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर के पद को समाप्त करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कहां के गवर्नर को चेंज करके, बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंबई और मद्रास में गवर्नर के पद को ही समाप्त कर दिया, मतलब गवर्नरों को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। एक चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। इसी के तहत फिर क्या किया गया, बात करता हूं 1774 की। तो 1774 में क्या हुआ, 1774 में एक किसकी स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम तथा यूपीएससी एसएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1774 में पहली बार बंगाल के कोलकाता में क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कब, 1774 में। यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। और एक चीज इसमें और आपको बता दूं, इसमें क्या किया गया, एक नया पद बनाया गया। उस पद का क्या नाम था, उस पद का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक नया पद बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, इसका काम यह था कि यहाँ की ये राजस्व की सूचना, जो रिवेन्यू मिलता था तथा जो भी मतलब सब चीजें होती थी यहाँ की देखभाल, जितने भी, ये ऐसा पद बना दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट में कि ये सब जानकारी किसको देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। मतलब पूरा शासन को, वहां के शासन को। आप कंपनी ये नहीं कि मनमानी काम कर लेगी, जो भी मन आएगा, जो कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी मनमानी कार, अब उसके पीछे किसी का हाथ हो गया, मतलब शासन का हाथ हो गया। उसने क्या, अपना नियंत्रण दिखाने लगा और अपने नियंत्रण के लिए ही उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद बनाया। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सभी जानकारी कहां देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे। फिर 1784 में एक नया एक्ट उभर कर आया और उस एक्ट का नाम है पिट्स। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। यह कैसे बना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना। यह कैसे बना, 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया तथा अमेंडमेंट के फलस्वरूप वहां पर क्या किया गया, यह मंशा की गई कि कुछ मतलब वहां पे चेंजिंग की जाए, ठीक है ना। क्या किया जाए, चेंजिंग किया जाए। इस एक्ट को क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बनाया गया 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब थोड़ा संविधान संशोधन किया गया तथा 1784 में फिर पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। अब पिट्स इंडिया, पिट्स क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, पिट्स जो थे उस समय के वहां के, कहां के, ब्रिटेन के कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। उनका पूरा नाम विलियम पिट्स हुआ करता था। कौन थे, विलियम पिट्स। उन्हीं के नाम के आधार पर ये इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट की कुछ विशेषताएं थी। इस एक्ट की विशेषताएं, जो फीचर्स थे उनको जानते हैं। विशेषताएं क्या विशेषताएं थी, राजनैतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जो पॉलिटिकल फंक्शन थे, जो पॉलिटिकल फंक्शन थे और जो कौन थे, वाणिज्यिक, मतलब कॉमर्शियल फंक्शन थे,
जो पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन थे उनको क्या कर दिया गया, उनको अलग अलग कर दिया गया। अभी क्या थे, अभी तक एक थे, लेकिन जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक जो कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया, और जो वाणिज्यिक कार्य थे मतलब व्यापार वाले कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य को भी अलग कर दिया गया था। तो पॉलिटिकल फंक्शन में और कॉमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया है। अब पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन, ठीक है ना, आपको मेन चीज ये देखना है, ये हो गया। अब वाणिज्यिक कार्य जो हो गया, जो कॉमर्शियल फंक्शन था, कौन, जो वाणिज्यिक कार्य था, वाणिज्यिक कार्य कॉमर्शियल फंक्शन, तो इसकी देखभाल कौन करता था, इसकी देखभाल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। जो कॉमर्शियल फंक्शन था उसकी देखभाल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, और जो पॉलिटिकल फंक्शन था मतलब जो राजनैतिक कार्य थे उसकी देखभाल करने के लिए एक नई बॉडी का गठन किया गया। उस बॉडी का क्या नाम था, उस बॉडी का नाम आपको हम बता दें, एक नई बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कॉमर्शियल फंक्शन को कौन नियंत्रित करता था, वाणिज्यिक कार्य जो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तथा पॉलिटिकल जो राजनीतिक कार्य थे उनको कौन नियंत्रित करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य हुआ करता था कि मतलब इनका कार्य यह हुआ करता था कि वहां की सेनाओं पर, मतलब भारतीय जो सेनाएं हुआ करती थी उन पर नियंत्रण करना, वहां की जनता पर नियंत्रण करना, और ये नियंत्रण करना कि रिश्वतखोरी वगैरह ना हो, घूसखोरी वगैरह ना हो, ये सब क्या करना था, नियंत्रण करना इसका काम था, है ना। राजस्व वगैरह जितना भी मिले उसकी सब जानकारी किसको देना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना, ये सब किसका काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका काम करती थी, पॉलिटिकल फंक्शन को नियंत्रित करने का काम करती थी। लेकिन कॉमर्शियल फंक्शन को कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ये चीजें हुआ, इस प्रकार क्या हो गया, द्वैध शासन की नींव पड़ी। दोहरा शासन, मतलब दोहरा शासन कैसे, पॉलिटिकल फंक्शन अलग हो गया और मतलब व्यापार वाली चीज एक तरफ कर दिया गया और राजनीति वाली चीज एक तरफ कर दी गई। इस प्रकार दोहरे शासन की क्या हो गई, यहां पर दोहरे शासन की नींव पड़ गई। आगे का एक्ट देखेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट। क्या है 1833 का चार्टर एक्ट, आइए हम जानते हैं। ये जो चार्टर नाम दिया गया, क्या, पहले तो लिख लेते हैं 1833 का क्या, चार्टर एक्ट। ये आप समझ लीजिए कि ये एक्ट चार्टर, अब देखिए रेगुलेटिंग से और अच्छा, मतलब क्योंकि अच्छा शासन इनका चलने लगा था, फिर ये 20-20 साल में क्या निकालने लगे, चार्टर निकालने लगे, है ना। उसमें हर 20 साल में ये एक्ट निकाला करते थे, और वहाँ की जो मतलब ज़रूरतें और सुधारने जैसे हुआ करती थी, और या फिर कुछ चीज़ें हटाने लायक जैसे हुआ करती थी उनको हटा दिया जाता था, कुछ जोड़ना हुआ करता था, जोड़ दिया जाता था। तो 20-20 साल में क्या चार्टर निकलने लगे। जैसे इससे भी पहले 1813 का चार्टर एक्ट था, और उससे पहले 1793 का चार्टर एक्ट था। मतलब टोटल 1793 से लेकर के 1853 तक क्या हुआ, चार्टर बना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, 1853 तक चार्टर एक्ट बना। तो 1833 का हम चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, मतलब ये एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, तो ये चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट की जो फीचर्स थे, विशेषताएं, चलिए हम जानते हैं। इसमें क्या किया गया कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को कहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां का, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा अब क्या किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, अब यह ध्यान दीजिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कौन था,
कौन था? आपको जो पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल के गवर्नर जनरल वो हो गया पहला। लेकिन ये बताइए, फिर और हुए थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल हुए थे, प्रथम की मैं बात किया हूं। इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? ये बहुत सारे एग्जामों में, चाहे वनडे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ईपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका भी क्वेश्चन है। तो ये मतलब प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था, है ना? कौन? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और क्या किया गया इसमें? क्या किया गया देखिए, इसमें क्या किया गया, बंबई व मद्रास के गवर्नरों से, कहिए आप तो लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो विधायी संबंधी शक्तियां थी, जो विधायी शक्तियां हुआ करती थी उनके पास, उन गवर्नरों के पास, है ना, जैसे नियम कानून को चलाने के लिए, उन सब का नियम कानून को चलाने वाली जो विधायी शक्तियां थी, उनको छीन करके किसे दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है ना? किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां दे दी गई। और आप ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट की एक प्रमुख बात यह है कि प्रशासनिक सेवा जैसे क्षेत्र में भारतीयों को भी, चाहे कोई भी सेवा का क्षेत्र हो, कोई सरकारी पद हो, वहां पर सरकारी नौकरी के लिए या फिर कोई प्रशासनिक नौकरी के लिए भारतीयों को चयन के लिए, मतलब भारतीयों को चयन करने के लिए प्रक्रिया की जाने लगी। लेकिन ऐसा संशोधन हुआ कि हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ, इसका विरोध किया कि ऐसे भारतीयों को जगह नहीं दी जाए, भारतीय कोई प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नहीं जाए, कोई नौकरी पर नहीं जाए, है ना, कोई सरकारी नौकरी नहीं करें। तो फिर क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख बात थी। अब हम अगला एक्ट देखते हैं। 1833 के बाद फिर आया 20 साल बाद कौन सा एक्ट? 1853 का चार्टर एक्ट। ये 1853 का चार्टर एक्ट सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें देखिए, वैसे तो पहले जो आपको मैं बता दूं, जो 1784 का था उसमें तो आपको कॉमर्शियल को अलग कर दिया गया था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट थे या फिर कहिए कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्ट थे, है ना, पॉलिटिकल फंक्शन थे, उनको अलग कर दिया गया था, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल को। लेकिन 1853 में क्या किया गया? पॉलिटिकल के अंदर भी चेंजिंग की गई। पॉलिटिकल के अंदर मतलब कौन कौन से? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं? लॉ मेकर, जब संसद में बैठकर नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है ना। तो लेजिस्लेटिव कौन कहलाता है? जो मतलब संसद में नियम कानून बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट मतलब जो अभी तक संसद में नियम बने उसे जनता तक पहुंचाया जाए, लागू कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना? लेजिस्लेटिव मतलब नियम बनाना, और एग्जीक्यूटिव मतलब उसे लागू कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, वो क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। तो इसमें पॉलिटिकल पावर के अंतर भी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के भी अलग अलग इसको भी सेपरेट कर दिया गया। मतलब क्या? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया इसमें। ठीक है ना? इसी को हम मिनी पार्लियामेंट, है ना, मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, है ना। छोटी संसद जो है, प्रथम छोटी संसद, इसी को कहा गया है ना। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जब अलग अलग हो गए, एग्जीक्यूट वो हो गया, मतलब पॉलिटिकल पावर भी अलग अलग हो गई, पॉलिटिकल जितने भी फंक्शन थे, तो उसे क्या? मिनी पार्लियामेंट इसे नाम दिया गया। क्या? मिनी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन संसद। ठीक है। अब ये
इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट की एक प्रमुख सबसे बात यह थी कि इस एक्ट में प्रशासनिक सेवाओं जैसे तथा अन्य सरकारी विभाग की नौकरियों के लिए भारतीयों को भी क्या प्रमुखता दी गई, भारतीयों का भी चयन किया जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि अब भारतीय भी इन क्षेत्रों में आगे आए। मतलब अब प्रशासनिक नौकरी भारतीय व्यक्ति भी कर सकते थे और प्रतियोगी मतलब खुली प्रतियोगिता का नियम इस एक्ट में आ गया था। ठीक है ना, खुली प्रतियोगिता होने लगी कि मतलब आ जाएं अब भारतीय भी और परीक्षा दें, पेपर पास करें और प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1854 में। इसी कारण भारतीयों के चयन के लिए ही एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का क्या नाम था? 1854 में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का क्या नाम था? मैकाले कमेटी। ठीक है ना, मैकाले कमेटी। इसी कमेटी के आधार पर भारतीयों का चयन प्रशासनिक क्षेत्र पर किया जाने लगा। अब देखिए 1853 के बाद फिर कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा था कि अब ये जो अभी तक, क्योंकि कंपनी शासन था, अब यहां से समाप्त हो जाता है। 1853 मतलब अंतिम चार्टर था। 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो अब इसके बाद 20 साल बाद कोई भी एक्ट नहीं आया, मतलब कोई भी चार्टर निकल के नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कंपनी का रूल लगभग समाप्त हो जाएगा, नहीं चला पाएगी। अगर कंपनी शासन करती है तो वो खतरे में पड़ जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रिटिश संसद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अधिकार चालू कर दी और क्राउन का यहाँ पे शासन आ गया, ताज का शासन आने लगा। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आई होगी। सबसे पहले मतलब क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें क्या बंगाल के गवर्नर को, है ना, गवर्नर जनरल कर दिया गया तथा मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन? बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल जो वहां का था कौन था? वारेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद इसी को सुधार, जो इसमें कुछ कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसी कमियों को सुधार के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1781 में एक अधिनियम आया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? इसमें काफी सुधार किए गए। इसमें आपके कॉमर्शियल और जो हो गया पॉलिटिकल पावर हो गया, जो इनको अलग अलग कर दिया गया। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया तथा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद होता था। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या आया? 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें खुली भर्ती के लिए एक बार अनुशंसा की गई, लेकिन खुली भर्ती नहीं हो पाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया तथा इसमें क्या किया? 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। फिर इसके बाद सबसे अंतिम 1853 का चार्टर एक्ट था। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि पॉलिटिकल पावर के भी अंतर जो भी आते थे, लेजिस्लेटिव व एग्जीक्यूटिव, इनको भी क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया तथा खुली प्रतियोगिता भारतीयों के लिए भी लागू कर दी गई और जिसे मतलब जिसमें एक एक्ट लाया गया, जिसे कमेटी लाई गई, जिसे मैकाले कमेटी कहा जाने लगा। ये कमेटी 1854 में आई। आशा करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तब आप लोगों की हमें ज़रूरत है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितने से ज़्यादा हो सके, क्योंकि अभी आप लोग अगर मेहनत करेंगे, देखेंगे, तभी मेरा भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद।